Today I'm going to teach you chapter debentures. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर है क्या नई बात। सबसे पहली चीज, ये चैप्टर जो कवर होता है ये कंपनीज की अकाउंटिंग में कवर होता है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और इसमें हम सीखने क्या वाले हैं, इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उस टाइम पर अकाउंटेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इससे पहले हमारा इशू ऑफ शेयर चैप्टर भी पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। आज हम डिवेंचर्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे डिवेंचर्स होते क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, सपोज ये रही एक कंपनी। ठीक है, और इस कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इस कंपनी को चाहिए 20 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि इसने किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाना है या कोई भी पर्पस है। अब इस कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, ये कंपनी 20 लाख कहां से अरेंज करेगी, उसके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं, पैसा कंपनी कहां से लेके आए। अगर हम अपनी बात करें कि भाई अगर हमें बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए तो सबसे पहले हम अपनी जेब में हाथ डालेंगे, मतलब ऑनर अपनी जेब में हाथ डाल के देखेगा कि उसके पास कितना पैसा है। तो यहाँ पर कंपनी अपनी जेब में जब हाथ डालती है तो किससे पूछती है, सबसे पहले वो पूछती है शेयर होल्डर्स फंड्स, कि क्या हमारी जेब में पैसा पड़ा हुआ है। शेयर होल्डर्स जो हैं उनका कुछ पैसा हमारे पास है जो हम यहाँ लगा सके। अब सपोज वो कोटा हमारा पूरा हो चुका है, शेयर होल्डर्स फंड हम फुली यूटिलाइज कर चुके हैं। फिर कंपनी सोचती है कि चलो न्यू शेयर्स इशू कर देते हैं, न्यू शेयर्स इशू कर देते हैं। ठीक है, अब जब न्यू शेयर आप इशू करते हैं तो जैसे जितने शेयर आप इशू करेंगे उतने ऑनर्स जो हैं, नंबर ऑफ ऑनर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस कंपनी कहती है नहीं नहीं, ऑनर्स नहीं बढ़ाने, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ऑनर की जो कॉस्ट होती है, इनको जो हमें रिटर्न्स देने होते हैं वो ज्यादा होते हैं, हायर होते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ऑनर तो बेचारा कम से कम रिटर्न लेगा। नहीं, ऑनर सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि ऑनर को प्रॉफिट हो तो मिलता ही है, लेकिन लॉस हो तो भी उसको बियर करना पड़ता है। तो इसलिए हायर रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क ऑनर के ऊपर होता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिटर्न भी वही मांगता है। तो शेयर होल्डर्स रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी सबसे ज्यादा वही मांगेंगे। तो कंपनी कहती है ना हम इतने ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, ना हमें नंबर ऑफ ऑनर्स बढ़ाने हैं। तो इन दैट केस कंपनी ऑप्ट फॉर बैंक फाइनेंस। कंपनी बैंक के पास जाएगी। अब बैंक से भी ऑलरेडी हमने फाइनेंस लिया हुआ है, बैंक कुछ सिक्योरिटी मांग लेता है या किसी और वजह से बैंक से लोन भी हमारा नहीं हो सकता, हम नहीं चाहते बैंक से कोई लोन लेना। तो इन दैट केस कंपनी कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है, जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। कंपनी अप्रोच करती है पब्लिक को और कंपनी कहती है मैं एक बंदे से एक डिबेंचर, मतलब बड़े लोन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 20 लाख रुपए के लोन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 रुपए के हिस्से बना दिया और ऐसे 20,000 हिस्से बना दिए। ठीक है, तो टोटल लोन कितना हो जाएगा, 20 लाख। तो कंपनी कहती है 20 लाख इकट्ठा शायद कोई ना दे पाए, तो हम ऐसा करते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा दे पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना एक यूनिट, एक डिबेंचर, लोन का एक पार्ट 100 रुपए का कर देते हैं और ऐसे 20,000 डिबेंचर्स बना देते हैं। वो जो एक छोटा सा लोन का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। अब जिसके पास 100 रुपए है वो भी हमें उधार दे सकता है, जिसके पास 1,000 रुपए है वो भी हमें उधार दे सकता है, वो 10 डिबेंचर ले लेगा। जिसके पास 10,000 रुपए हैं वो 100 डिबेंचर ले लेगा। जिसके पास 1 लाख रुपए है वो 1,000 डिबेंचर ले लेगा। तो लोग अपनी बाइंग पावर और इन्वेस्टमेंट पावर के हिसाब से हमें लोन दे देते हैं, हमें पैसा उधार दे देते हैं। और इस तरीके से हम 20,000 छोटे छोटे हिस्से, जिनको हमने क्या बोला था, डिबेंचर्स,
से 100 रुपए इकट्ठे करके हमारे पास 20 लाख रुपए पूरा हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिवेंचर कि कंपनी अपने फाइनेंस ढूंढ रही है और वो चाहती है कि फाइनेंस उसको इजीली मिल जाए, तो वो पब्लिक को अप्रोच करती है और पब्लिक को डिवेंचर दे देती है और पब्लिक को कहती है कि मैं तुम्हें रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे रही हूं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकार करना किसी चीज को। अब पब्लिक पूछती है क्या रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो आप, तो वही कहती है मैं तुम्हें एक्नॉलेजमेंट दे रही हूं कि मैंने तुमसे उधार लिया। ठीक है, कंपनी ने रिटर्न में दे दिया और क्या क्या लिख के देती है, मैं तुम्हें, तुम्हें की स्पेलिंग गलत हो सकती है, तुम्हें इंटरेस्ट दूंगी। उस पर कितना इंटरेस्ट देगी ये भी कंपनी बता देती है कि भाई कितना इंटरेस्ट कंपनी देने वाली है। मैं तुम्हें पैसा इतने टाइम के बाद वापस करूंगी, ये भी कंपनी बता देती है। तो इससे अच्छी बात क्या है, कंपनी है तो लोगों की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। लोगों ने उधार दिया कंपनी को, उसके बदले में लोगों को इंटरेस्ट भी मिला और एक फिक्स टाइम के अंदर पैसा वापस भी मिल गया। तो इस तरह की एक्नॉलेजमेंट को हम बोलते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, सो अब कोई पूछता है कि बताओ भाई व्हाट इज डिबेंचर, डिबेंचर होता क्या है, तो आप सिंपल सी बात कहना कि एक बड़े लोन को कंपनी जब छोटे छोटे अमाउंट में लेती है तो उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। और अगर हम थोड़ा अंग्रेजी में लिखें तो इट इज एन एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट का मतलब स्वीकृति, स्वीकार करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना ऑफ इनडेप्टेडनेस। इनडेप्टेडनेस, इनडेप्टेडनेस का मतलब क्या होता है, उधार लिया हुआ है, उधार लिया, आपने उधार लिया तो आप इनडेप्टेड हो। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट, आप स्वीकार कर रहे हो कि आपने उधार लिया है, इशूड बाय अ कंपनी, इशूड बाय द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर कौन इंसान है, जिससे हम उधार ले रहे हैं, तो उसको हम जब लिख के देते हैं कि भाई हमने तुमसे उधार लिया, ठीक है, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट इन रिटर्न या इन राइटिंग, लिखित में हम उसे दे रहे हैं कि हमने तुझसे उधार लिया है डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर कौन, जिसने पैसा हमें उधार दिया है। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। सो अब ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरह के हैं तो हमने इनकी कैटेगरीज बना दी है। फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। अब कोई बंदा अगर आपको उधार दे रहा है तो आप उससे क्या पूछते हो, भाई बदले में सिक्योरिटी क्या दे रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर कंपनी जो है दो तरह के डिबेंचर इशू करती है, एक है सिक्योर्ड डिबेंचर्स और दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। जैसे हम किसी से लोन लेते हैं, कुछ चीज गिरवी रखवा के लेते हैं और कुछ बिना गिरवी कर रखवाए लेते हैं। तो जहां पर हमने कोई चीज सिक्योरिटी दे दी तो वो सिक्योर्ड हो गया, जहां हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी तो वो अनसिक्योर्ड हो गया। ठीक है, सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। अब ये कूपन रेट क्या होता है, ये होता है इंटरेस्ट रेट। हम इंटरेस्ट कितना देंगे, तो इसके बेस पे भी दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। अब आप कहोगे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, जैसे कि हमने एक डिबेंचर इशू करा और बोला भाई 12% हम इंटरेस्ट देंगे, तो उस डिबेंचर का नाम क्या हो गया, 12% डिबेंचर्स। और ये 12% क्या बताता है, 12% ये बताता है
कि हमने जिससे लोन लिया है, जिससे उधार लिया है, उसको 12% का ब्याज देना है, ठीक है। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसमें जीरो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता। अब कोई बंदा बिना इंटरेस्ट के हमें उधार क्यों देगा, मैं बताता हूं। आपने पैसा लिया 80 रुपए उधार, वापस आप करोगे, बोल देते हो कि हम 100 रुपए वापस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपने 20 रुपए उसको एक्स्ट्रा दे दिए। आई रिपीट, 80 रुपए उधार लेके बोला 100 रुपए हम आपको वापस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको प्रॉफिट दे देते हो, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ पेइंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। अब ये रिडेम्पशन वर्ड क्या होता है, रिडेम्पशन वर्ड का मतलब होता है रीपेमेंट, ठीक है। रीपेमेंट का मतलब है पैसा वापस कब करेंगे। तो कुछ डिबेंचर्स जो होते हैं जिनका टाइम फिक्स होता है, जिनका टाइम फिक्स होता है उनको हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। यहां पर क्या होता है, टाइम ऑफ रिडेम्पशन, टाइम ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब पैसा वापस करना, इज फिक्स्ड, यहां फिक्स होता है टाइम। और दूसरे डिबेंचर्स होते हैं इरिडेमेबल, इरिडेमेबल, इरिडेमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, टाइम इज नॉट फिक्स्ड, टाइम ऑफ रीपेमेंट इज नॉट फिक्स्ड, कि कब पैसा वापस करेंगे फिक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका कोई नाजायज फायदा ना उठा ले, इसलिए जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो लॉ के अंदर गिवन है, और वो है 20 ईयर्स। आप 20 साल से ज्यादा का डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते। आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसको बोलोगे पैसा वापस देंगे लेकिन बताएंगे नहीं कब देंगे, तो अगर आप बताओगे नहीं तो भी 20 साल से ज्यादा आप नहीं दे सकते। अच्छा, फोर्थ कैटेगरी लिखने की जगह यहाँ पे नहीं है, तो हम थोड़ा सा पेज सरका लेते हैं। Fourth type of debenture is on the basis of priority. On the basis of priority, दो तरह, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, पहले किसको देखा जाएगा, पहले पैसा किसको दिया जाएगा, पहले इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह के डिवेंचर्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट क्लास डिवेंचर्स, जिनको हमेशा सबसे पहले इंटरेस्ट पे करा जाता है, सबसे पहले पैसा वापस करा जाता है। दूसरा होता है सेकंड क्लास, जिनको बाद में दिया जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, आप किसी से लोन ले रहे हैं, ठीक है, और बदले में आप उसका नाम लिख रहे हैं, मैंने इस आदमी से लोन लिया, ठीक है। मैं छोटी सी बात करता हूं, ये देखो, मैंने किसी को ये 100 रुपए दिए, किसी को ये 100 रुपए दिए, तो क्या मैं इस पे नाम लिख के देता हूं कि ये इसको दे रहा हूं, मैं उसी के हैं, नहीं, मेरे को इस पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके हाथ में उसके, ठीक है। तो ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे डिबेंचर को हम बोलते हैं बियरर डिबेंचर, कि जिसके पास वो डिबेंचर होगा मैं उसको पैसा वापस करूंगा, उस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। और दूसरा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के अंदर क्या होता है, जिससे मैंने पैसा उधार लिया उसका नाम वहां लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि एक चेक पे नाम लिखा होता है ना, कि मैं स्नेहा को चेक दे रहा हूं, ये तो चेक पर नाम लिखा होता है स्नेहा का, लाइक दैट, वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो पैसा स्नेहा को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अगर स्नेहा किसी और को देना चाहती है वो लिख के देगी मुझे कि मेरा पैसा इसको दे दो।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अब कितने बेसिस हैं मैं भी भूल ही गया। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, एक इंसान से मैंने पैसा उधार लिया, उसको मैंने पैसा ही वापस करना है, ठीक है। और दूसरा तरह का उधार, एक इंसान से मैंने पैसा उधार लिया लेकिन बदले में उसे कुछ और भी दे सकता हूं, ठीक है। तो ये तय हो जाता है, अगर मैंने उसको पैसा ही देना है तो इस तरीके के डिबेंचर्स को हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। मैं उस डिबेंचर का पैसा कहीं कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ जी। सेकंड, अगर मैं डिबेंचर्स का पैसा लौटाने के लिए उनको कुछ और भी दे सकता हूं। अब कुछ और में क्या आता है, मैं उनको शेयर्स दे सकता हूं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, मैं उनको शेयर्स दे सकता हूं, मैं उसको नए डिवेंचर दे सकता हूं, या मैं उसको कोई बॉन्ड्स दे सकता हूं अपनी कंपनी के, ठीक है। तो इस तरह के डिवेंचर्स होते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ठीक है। तो वी वर हैविंग 6 टाइप ऑफ डिवेंचर्स। अभी जितना मुझे ध्यान था मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करा। कुछ बेसिक चीजें हमने और समझनी है। देखिए डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स हमारे लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है। और लायबिलिटी दो तरह की होती है, करंट और नॉन करंट, ठीक है। तो डिबेंचर जनरली हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि डिबेंचर जो होते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म फंड्स के रिसोर्सेज हैं। मतलब एक कंपनी डिबेंचर जो इश्यू करती है वो 2-4 महीने के लिए नहीं करती, ठीक है। इट विल बी मोर देन 1 ईयर, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए वो पैसा उधार लेती है, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हम पैसा लेंगे ना उधार, शॉर्ट टर्म के लिए तो लेने की जरूरत ही नहीं होती, उसके लिए तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं हमारे पास। तो अगर हमने डिबेंचर्स को लंबे समय में पैसा देना है तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसलिए हम इसको नॉन करंट लायबिलिटी में शो करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैलेंस शीट के अंदर, किसकी बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट, जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपसे कोई पूछेगा भाई डिवेंचर कहां दिखाओगे, तो आप बताना कि हम जो डिवेंचर दिखाते हैं वो दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, ठीक है। जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी साइड होती है ना, ऐसे कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है ना। ये नॉर्मल बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड होती है और ये एसेट साइड होती है ना। लेकिन कंपनी में यहां क्या लिखते हैं हम, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्लियर है, ठीक है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी इसकी एक पर्टिकुलर जगह बनी हुई है, वो कहते हैं डिबेंचर को आप शो करोगे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, ठीक है, या फिर करंट लायबिलिटी में, दोनों में से कुछ भी। अगर आपको अगले, अब टाइम आ गया डिबेंचर का पैसा वापस देना ही है, तो वो करंट लायबिलिटी बन गया, है ना, क्योंकि अब पैसा जल्दी देना है, ठीक है। और अगर हमें पैसा देने में अभी टाइम है, 2-4-5 साल है, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ना। करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में भी इसकी पर्टिकुलर जगह है। अच्छा, डिबेंचर क्या है, हमने उधार लिया है, उधार लेने को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बोरोइंग्स। क्या बोलते हैं, बोरो करना, है ना। तो इसको करंट लायबिलिटी की या नॉन करंट लायबिलिटी की बोरोइंग्स में शो करते हैं। अगर ये नॉन करंट लायबिलिटी है तो इसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलते हैं, और अगर ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है तो इसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब समझ आ गया, कोई पूछेगा कि भाई डिबेंचर्स को आप बैलेंस शीट में कहां दिखाते हो, तो आप बोलना इक्विटी एंड लायबिलिटी में। करंट में अगर जल्दी पे करना है पैसा वापस तो करंट लायबिलिटी में, और अगर देर से पे करना है तो नॉन करंट लायबिलिटी में। और क्योंकि ये बोरोइंग है तो अगर करंट लायबिलिटी है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, और अगर नॉन करंट लायबिलिटी है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। कोई डाउट है तो पूछ लो।